नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज भी दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम भजन लाल। कल रात जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। मंत्रिमंडल को लेकर कई नामों पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, सीएम भजन लाल रहे मौजूद। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तो अब मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई है। मंत्रिमंडल को लेकर कई नामों पर चर्चा, क्योंकि अब विभाग जो है वो आवंटित करनी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को जगह दी जाएगी, उन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, क्योंकि दिल्ली कल पहुंच गए थे मुख्यमंत्री भजन लाल। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे दिल्ली, और आज जो है दिल्ली के दौरे पर ही रहेंगे सीएम भजन लाल, क्योंकि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। कल देर रात जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई। मंत्रिमंडल को लेकर कई नामों पर चर्चा। बैठक में अमित शाह, सीएम भजन लाल रहे मौजूद। संवाददाता लखवीर इस वक्त हमारे साथ है। लखवीर, जानकारी ये सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज हो गई। कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा सीएम का और डिप्टी सीएम का? लखवीर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है लखवीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लखवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ममता। हाँ लखवीर, सवाल ये है, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। कल देर रात जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। आज क्या रहेगा? ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज है। आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात प्रस्तावित है इन तीनों नेताओं की, और उसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हो सकती है। इन दोनों नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात के बाद दोपहर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना होंगे, और शाम को जयपुर में एक बैठक भी है सचिवालय में भजनलाल शर्मा की, जिसमें वो शिरकत करेंगे। मंत्रिमंडल गठन को से पहले काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है, क्योंकि देर रात कल जेपी नड्डा के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें न केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, बल्कि पूरा राजस्थान का कोर ग्रुप मौजूद रहा। और इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। दोनों नेताओं ने तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बैठकर ये मंथन किया कि आखिरकार किन नेताओं को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, किस तबके, वर्ग और जाति बिरादरी से आने वाले लोगों को मंत्री बनाने से तमाम समीकरण सध सकते हैं। इस पर मंथन हुआ, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये मंथन था मंत्रिपरिषद के गठन से पहले, और निश्चित रूप से अब कहा जा सकता है कि जल्द मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है। मंत्रिपरिषद का गठन राजस्थान में हो जाएगा, क्योंकि कल महत्वपूर्ण जो मंथन है वो राष्ट्रीय राजधानी में तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ हो गया है। ठीक है लखवीर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर आज जो है उपराष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है, और उसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर कवायद तेज है। कल देर रात जो बैठक हुई थी उसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन कौन से विधायक होंगे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, और उन्हें कौन कौन सा विभाग सौंपा जाता है। तो दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम भजन लाल। जोधपुर हाउस में मुलाकात का सिलसिला जारी है, और कई नेताओं ने सीएम भजन लाल से मुलाकात की है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने की मुलाकात, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, पाली सांसद पीपी चौधरी भी सीएम से मिले हैं। तो करीब 2.25 घंटे तक ये मुलाकातें जो हैं वो चलती रही हैं। आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात भजन लाल शर्मा ने की है। कई नेताओं ने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है, क्योंकि दिल्ली के दौरे पर हैं। ऐसे में जोधपुर हाउस में वो ठहरे हुए हैं, जहां पर उनसे मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत से भी मुलाकात की, पाली सांसद पीपी चौधरी भी सीएम से मिले हैं। तो करीब 2.25 घंटे तक चली दोनों की मुलाकात। आपको बता दें, दिल्ली का दौरा बेहद अहम है, जहां पर वो कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ मुलाकात हो रही है, और उसमें मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की जा रही है। और ऐसे में कई और जो राजस्थान से जुड़े नेता जो इस वक्त केंद्र में हैं, उनसे भी मुलाकात जो है वो लगातार सीएम की हो रही है। सभी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने और बधाइयां देने पहुंच रहे हैं।
और चलिए अब बड़ी खबर सीकर से आपको देंगे। श्रीमाधोपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बस में भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत। झुलावली वाली बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। श्रीमाधोपुर की निजी कॉलेज की थी बस। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीमाधोपुर से। ये खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा, निजी कॉलेज की बस थी। आपको बता दें घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। कार और बस में भीषण भिड़ंत। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कार की स्थिति हो गई है। 4 लोगों की मौत इस हादसे में बताई जा रही है। ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। छिलावाली बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार इस वक्त लगातार जारी है। लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। सभी के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया इस पूरे घटना के बारे में। 5 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है। छिलावाली बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से बस ने से पीछे से टक्कर मारी है और जो गाड़ी का हिस्सा है आगे और पीछे का वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त से चकनाचूर हो गया है। अपने आप में बड़ा सड़क हादसा रहा है। घटना रात की बताई जा रही है क्योंकि अंधेरे का नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर ज्वेलर्स लूट हत्या मामला। पुलिस के हाथ से चढ़ा एक और आरोपी। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी थी। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। डीएसटी इंचार्ज को गोली लगी है। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से नहीं पहुंची शारीरिक क्षति और डीएसटी की टीम ने यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल भरतपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर ज्वेलर से लूट हत्या का ये पूरा मामला है। डीएसटी इंचार्ज को इस दौरान गोली लगी है, ये जानकारी सामने आई है और बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से ज्यादा नुकसान शरीर को नहीं हुआ। 28 अक्टूबर को बयाना में शाम को सराफा व्यवसायी के साथ लूटपाट और हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जो फतेहपुर सीकरी थाना इलाका है वहां से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है जिसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम आरोपी को आरबीएम अस्पताल लेकर के पहुंची है जहां उसका उपचार किया जा रहा है। डीएसटी टीम ने इस बड़ी सफलता को हासिल किया है। डीएसटी के जवान लगातार जो उनके इंचार्ज थे उनके साथ में दबिश दे रहे थे। जगह जगह आरोपी का इनपुट मिल रहा था लेकिन आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस को देखते हुए आरोपी ने फायरिंग की और इस दौरान जो एक गोली है आरोपी की वो जो डीएसटी इंचार्ज हैं उनके सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के चलते कोई भी शारीरिक क्षति नहीं पहुंची। इस दौरान जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। राजस्थान में शपथ लेते ही भजनलाल सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम ने सबसे पहले पेपर लीक मामले के लिए जहां एसआईटी के गठन का ऐलान किया, वहीं संगठित अपराध पर काबू पाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। एक्शन मोड में भजनलाल सरकार, पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन, संगठित अपराध पर होगा कंट्रोल, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी ने संकल्प पत्र में पेपर लीक मामले की एसआईटी गठित कर जांच कराने का जो वादा प्रदेश की जनता से किया उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठा लिया गया है। प्रदेश की सत्ता संभालते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, जिसका काम होगा प्रदेश में पिछले 5 साल में हुए पेपर लीक मामले की गहनता से जांच करना, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके।
राज्य सरकार प्रदेश में संगठित अपराध के मामलों को रोकने और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर चुकी है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन करते हुए इसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी है। वीके सिंह राजस्थान कैडर के तेज तर्रार सीनियर आईपीएस अफसर हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि एसआईटी काम कैसे करेगी। जानकारी के अनुसार एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में काम करेगी एसआईटी। पेपर लीक करने वाली गैंग की धरपकड़ करना होगा काम। प्रदेश के अलग अलग पेपर लीक मामलों की जांच करनी होगी। पेपर लीक मामलों की जांच के बाद जल्द केस दर्ज कराना होगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसआईटी का अहम काम होगा ऐसे अपराधी जो पेपर लीक कांड में शामिल रहे हों, उनके जरिए बनाई गई संपत्ति को जब्त करके उनकी कुर्की करवाना। सत्ता संभालते ही भजनलाल सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम उठा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि एसआईटी में किस कैटेगरी के अफसरों को शामिल किया गया है। प्रदेश में पेपर लीक प्रकरणों को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नवगठित एसआईटी में एडीजी रैंक का एक अफसर होगा जो एसआईटी का नेतृत्व करेगा। इसके अलावा एक आईजी और डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा। एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसर को शामिल किया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी रैंक के 4, डीएसपी रैंक के 8, पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के 10, एएसआई और हेड कांस्टेबल रैंक के 10 और कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर रैंक के 10 सिपाहियों का स्टाफ शामिल किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। लाठियां लेकर भागते नजर आ रहे बदमाश। कल 2 भाई पर किया था बदमाशों ने हमला। तलवारों और पाइप से किया था दोनों पर हमला। 12 से अधिक बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। चुनावी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। नानता थाना पुलिस जुटी मामले की जांच में। तो 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला मामले में ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। चुनावी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला मामले में ये अपडेट है। नानता थाना पुलिस जुटी है मामले की जांच में। तो कोटा से बड़ी खबर आपको देने, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का वीडियो सामने आया है। कल 2 भाइयों पर किया था बदमाशों ने हमला। तलवारों और पाइप से किया था दोनों पर हमला, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का ये वीडियो जो है वो सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का वीडियो सामने आया है। संवाददाता ओम प्रकाश फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। ओम प्रकाश, एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो जो है वो सामने आया जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले मामले में जिसको एक बड़ी कड़ी माना जा रहा है। देखिए, कल बड़गांव चौराहे जो कि व्यस्तम चौराहा है, भाई बैठे थे जो भाजपा कार्यकर्ता है, और दोनों भाइयों के घर के बाहर ही करीब 1.5 दर्जन बदमाश हथियारबंद आए और जो है जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका ये कहा जा सकता, लेकिन दिन दहाड़े ये बेखौफ होकर आए और लाठी और सरियों और बताया जा रहा तलवारें भी हाथ में थी। ये दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। चुनावी रंजिश बताई जा रही है, पहले भी कई बार धमकी दी थी इन्होंने, बदमाशों ने। ये कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता बता रहे हैं, उनसे जुड़े लोग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कौन कौन लोग थे इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन अमन गुजर और उनके भाई आकाश गुजर पर इन्होंने जो है हमले की वारदात को अंजाम दिया था। और कल इन दोनों भाइयों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इसी मामले में एक लाइव तस्वीर सामने आई जिसमें ये बदमाश जिसके हाथ में हथियार है और वो इधर उधर भाग रहे हैं, मारपीट और हमले की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं। वहाँ अफरा तफरी जैसा माहौल है। कोचिंग नगरी में इस तरह की वारदातों में लगातार अब चुनाव संपन्न होने के बाद से इजाफा होने लगा है, क्योंकि चुनाव के दौरान पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी, जगह जगह नाकाबंदी हो रही थी। उस समय पुलिस का जाब्ता जगह जगह तैनात था, लेकिन अब जैसे ही चुनाव समाप्त हुए इस तरह की वारदातों में, जो आपराधिक वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 से 4 वारदातें ऐसी हो चुकी है जानलेवा हमला की। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल नानता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों भाइयों का जो है एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन अब लाइव तस्वीरें आने के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जी
ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आगे तफ्तीश की जा रही है और क्योंकि एक फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगा है जो इस केस में एक बड़ी कड़ी होगा। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले का नागौर कनेक्शन सामने आया है। महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद कई राज से पर्दा उठा है। एक तरफ स्पेशल सेल ने ललित झा की निशानदेही पर नागौर से आरोपियों के सभी जले हुए फोन बरामद किए हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी 2 साल से की जा रही थी। संसद सुरक्षा सेंध मामले का नागौर कनेक्शन। दिल्ली पुलिस को नागौर से मिले अहम सबूत। ललित की निशानदेही पर जले हुए मोबाइल फोन बरामद। आरोपियों के जले हुए मोबाइल फोन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संसद में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है और सबूत धीरे धीरे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ भी लग रहे हैं। पुलिस की माने तो मामले का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसने आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास जमा किए थे। पूरे मामले का वीडियो बनाने के बाद वो मौके से फरार हो गया और सीधे बस के सहारे दिल्ली से नागौर पहुंच गया। दिल्ली पुलिस को कई दिन तक छापेमारी के बाद अहम सबूत तो हाथ लगे, लेकिन जले हुए हालात में। पुलिस की माने तो आरोपी ललित ने नागौर के महेश कुमावत की मदद से पहले सभी आरोपियों के फोन तोड़े और बाद में उन्हें आग के हवाले कर दिया। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में गिरफ्तार आरोपी ललित झा के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उनकी निशानदेही पर नागौर पहुंची थी। पुलिस की माने तो मास्टरमाइंड ललित झा की नागौर में मदद महेश कुमावत ने की, जिसे घटना के दिन दिल्ली पहुंचना था। न्यूज 18 नागौर के उस होटल में भी पहुंचा जहां आरोपी ने रात गुजारी थी। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर नागौर के कुचामन सिटी के पास त्रिशंगया गांव के इसी होटल में आरोपी ललित झा रुका हुआ था। आरोप है कि इस होटल में उसके रुकने का इंतजाम उसके साथी महेश कुमावत ने किया था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये इस कांड कर गया है, मेरे को पता ही नहीं था, तब पता चला भाई ये कांड कर गया है। मैं उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता। किसको जानते हो? महेश पहले कोरोना के लिए आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। पुलिस की माने तो जैसे ही दोनों को इस बात की खबर लगी कि पुलिस उनकी तलाश कर रही है, वो दोनों बस में सवार होकर दिल्ली लौट आए और महेश कुमावत नाम के शख्स के साथ ललित ने कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महेश कुमावत ने बताया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश पिछले 2 साल से की जा रही थी। पुलिस ने ये जानकारी अदालत को भी दी है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट महेश कुमावत को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तो जिस तरह से संसद के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया, इसके साथ ही जिस तरह से एक साजिश के तहत संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर जिस तरह से एक बड़ा हंगामे को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां स्पेशल सेल को मिल रही हैं। जिस वक्त में संसद भवन के अंदर में हंगामे को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त में तमाम आरोपी अपने मोबाइल फोन को ललित झा के पास में सौंप करके वो संसद भवन के अंदर और बाहर वहां पर गए थे। उस वक्त में ललित झा वहां से फरार होता है और राजस्थान पहुंचता है। राजस्थान पहुंचने के बाद नागौर इलाके में एक खेत में वहां पर पहुंचने के बाद उन तमाम फोन को नष्ट कर देता है, जला देता है और क्षतिग्रस्त हालत में वहां पे छोड़ करके निकल जाता है। कहीं कहीं सबूतों के साथ छेड़खानी और सबूतों को नष्ट करने का जो मामला है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तैयारी पिछले 2 साल से हो रही थी, जिसका पर्दाफाश आरोपी महेश कुमावत की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और चेहरे बेनकाब हों।
हालांकि अब तक पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें अनमोल, नीलम सागर और मनोरंजन को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि ललित झा और महेश कुमावत की गिरफ्तारी शनिवार को हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 19 दिसंबर को कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे श्रीकरणपुर। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे सभा। रूपेंद्र सिंह कुनरा के समर्थन में होगी सभा। अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा जो है इसमें मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि उपचुनाव होने वाला है श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर, ऐसे में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है और अब 19 दिसंबर को कांग्रेस के बड़े नेता श्रीकरणपुर प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा करेंगे, जिसमें आपको बता दें कि अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा 19 दिसंबर को कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा करते हुए नजर आएंगे। और कोटा में चाकूबाजी की वारदातें नहीं रुक रही हैं। पिछले एक सप्ताह में चाकूबाजी की 5 घटनाएं आई हैं। 5 वारदातों में 6 लोग हो चुके हैं घायल। कोचिंग छात्र समेत 2 युवकों की हत्या। कोटा में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटना। पुलिस के तमाम दावे खोखले नजर आ रही हैं और प्रदेश में चाकूबाजी के सबसे ज्यादा मामले कोटा में ही हैं। तो अपने आप में ये बेहद ही पुलिस पर सवाल उठाने वाली जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस के जो दावे हैं वो आखिर क्यों खोखले साबित हो रही हैं। पुलिस नाकाम कैसे हो रही है इन चोरों, चाकूबाजी करने वाले गिरोह को पकड़ने में, क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से दबिश भी दी जा रही है और इन वारदातों को खत्म करने की बात भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले एक सप्ताह में चाकूबाजी की 5 घटनाएं हुई हैं। और कोटा क्योंकि शिक्षा की नगरी है, यहाँ पर दूर दराज से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातों से भय का माहौल उनके अंदर है। कोचिंग के छात्रों को भी जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है इन चाकूबाजी की घटनाओं में। एक और बड़ी खबर कोटा से आपको देंगे, जहां पर थोक मार्केट में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदातों से व्यापारियों में आक्रोश है। रामपुरा थाने में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। जल्द चोरी की वारदात के खुलासे की मांग। शाम तक खुलासा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। थोक मार्केट में चोरी का ये पूरा मामला।